अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सभी ठीक हो। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्लड के टॉपिक में, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ब्लड, और उसके बाद हमने ब्लड के साथ साथ हमने वो प्लाज्मा का पोर्शन भी ख़त्म किया था, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आए थे, वेस्ट मटेरियल्स आए थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स आए थे। वो सब कुछ हमने कंप्लीट किया था। एक और बार मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखूँ। ब्लड में प्लाज्मा होता है और सेल्यूलर कंटेंट होता है बेटा। फिर हमने बोला था प्लाज्मा जो होता है ये होता है 55% बेटा, अच्छे से याद है। सेल्यूलर कंटेंट होता है 45%। तो डेफिनेशन हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर की थी, और उसके बाद फंक्शंस भी हमने बोले थे ब्लड के। तो उसके बाद हमने अच्छे तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस प्लाज्मा के मुतालिक हमने अच्छे तरीके से वो सब कुछ जान लिया। तो आज का टॉपिक जो है इस वीडियो का, हम बात करेंगे सेल्यूलर कंटेंट जो ये 45% होता है, इसी को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम सेल्यूलर कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो ये 45% होता है। तो सेल्यूलर कंटेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहली बात, इसमें 3 चीज़ें आती है बेटा। इसमें सबसे पहले RBCs आती है, इसमें WBC आती है, इसमें प्लेटलेट्स आती है। ठीक है बेटा। RBCs का फुल फॉर्म, एक तो हम बोलते हैं इनको रेड ब्लड सेल्स, और हम कहते हैं इनको रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, और कॉर्पस्क्यूल्स के साथ साथ इनका तीसरा और एक नाम है, हम बोलते हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स बेटा। क्लियर अच्छे तरीके से। तो हमने पहले बात बोली RBC, रेड ब्लड सेल्स भी हम इनको कहते हैं, हम इनको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, हम इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो जब भी हम ल्यूकोसाइट्स कहेंगे तो इसका मतलब होगा हम बात कर रहे हैं WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, ये तीनों चीज़ें जो आती है ये आती है सेल्यूलर कंटेंट के अंदर। तो जब भी मैं एरिथ्रोसाइट कहूँ इट मीन्स RBC, तो जब भी मैं WBC कहूँ इट मीन्स ल्यूकोसाइट्स, जब भी मैं प्लेटलेट्स कहूँ तो इसका मतलब होगा थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से हम जानेंगे RBC के बारे में। तो इसमें हम करेंगे, इसके स्ट्रक्चर भी करेंगे कवर, इसके इनर स्ट्रक्चर, इसका सब कुछ, नॉर्मल रेशो क्या होता है, फंक्शंस देखेंगे इसके अंदर। फिर हीमोग्लोबिन भी होता है, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमारा टॉपिक, दैट इज RBC। क्लियर। देखिए, सबसे पहली बात, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे एरिथ्रोसाइट्स हो, चाहे ल्यूकोसाइट्स हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट्स हो, तीनों के तीनों सेल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। तो तीनों के तीनों सेल्स, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे ल्यूकोसाइट्स हो, चाहे RBC हो, ये तीनों सेल्स कहाँ पर बनती है, ये कहाँ पर डेवलप होती है? ये होती है रेड बोन मैरो में डेवलप। रेड बोन मैरो। हमारी बॉडी में 2 तरह की बोन मैरोज होती है बेटा, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, अभी फिलहाल हम यहाँ पर RBC की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो तीनों सेल्स जो है, ब्लड सेल्स जो बनती है वो रेड बोन मैरो में बनती है बेटा।
ठीक। जब हम रेड बोन मैरो को एनालाइज करते हैं, रेड बोन मैरो में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बेटा। देखिए आरबीसीज बनती है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, उनको बोलते हैं हम प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। तो चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों के तीनों सेल्स प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बनाती है, जो कि बोन मैरो में होती है। कौन सी बोन मैरो? रेड बोन मैरो। हमारी बॉडी में येलो बोन मैरो भी होती है, उसका इसके साथ कुछ वास्ता नहीं है, उसका डेवलपमेंट और फॉर्मेशन से कुछ वास्ता नहीं है। क्लियर? देखिए डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपायोसिस। देखिए HAEMOPIOSIS। देखिए आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, तीनों का बोन मैरो में बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपायोसिस। डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जब हम ब्लड सेल्स कहेंगे इट मींस तीनों सेल्स, तो तीनों का डेवलपमेंट को हम बोलते हैं हीमोपायोसिस। क्लियर बेटा? अब यहां पर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल्स in the red bone marrow, or we can say in the pluripotent stem cells, is called erythropoiesis. एरिथ्रोपोयोसिस बेटा, कंफ्यूज नहीं होने का। जब मैं तीनों सेल्स का फॉर्मेशन बताऊं, डेवलपमेंट बताऊं, उसको बोलते हैं हम हीमोपायोसिस। जब मैं एरिथ्रोपोयोसिस बता दूं, इट मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी red blood cells or corpuscles in the bone marrow is called erythropoiesis. Clear? इतना सब कुछ नोट किया? देखिए देखिए जब भी हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी, ठीक, ये रेड सेल्स होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है, नॉर्मल वैल्यूज पहले हम जानेंगे। ठीक है, अडल्ट्स में, जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं, इसमें दो चीजें आती है, मेल्स और फीमेल्स। क्लियर? मेल्स में होता है 5.0 से लेकर 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब। क्लियर? ये इसका रेशियो मेल्स में 5 से लेकर 5.5 मिलियन। क्लियर? और फीमेल्स में हमेशा कम होता है, हर कुछ चीज़ कम होती है फीमेल्स में, 4.5 से लेकर 5.0 मिलियन। फिर है इट इज मिलीमीटर पर क्यूब। क्लियर? ये रहे इनके नॉर्मल वैल्यूज। ठीक है, अगर हम एक एवरेज पेशेंट का ब्लड देखेंगे, अगर एक एवरेज पेशेंट का वेट देखेंगे, लाइक एवरेज वेट हम लेते हैं 70 kg, तो 70 kg बंदे में हम एज्यूम करते हैं इसमें 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड होता है। तो एवरेज पेशेंट में जो आरबीसी काउंट जो होता है, एवरेज आरबीसी जो नॉर्मल पेशेंट में होता है, वो होता है एवरेज आरबीसी काउंट इन नॉर्मल एवरेज पेशेंट में, वो होता है 30 ट्रिलियन। अगर हम किसी एवरेज पेशेंट को लेंगे, अगर हम एवरेज आरबीसी काउंट उसमें देखेंगे, एक बंदे में टोटल आरबीसी सेल्स कितनी होती है, वो होती है 30 ट्रिलियन। दैट इज 10 रेज्ड पावर 14 बेटा। अच्छे से समझ आया? अच्छे से? क्लियर? तो ये रही इसकी नॉर्मल वैल्यूज। क्लियर? इसके बाद हम देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम कभी भी जब लैब पे जाते हैं, लैब में टेस्ट करने के लिए जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट्स करने के लिए जाते हैं, यूं ही हम आरबीसी टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड
for the counting of RBC cells is called hematocytomer. हेमोसाइटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड में खाली आरबीसी सेल्स को काउंट करता है, खाली आरबीसी सेल्स को काउंट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या करता है? ये आरबीसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां पर लिखूंगा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमको हेल्प करता है आरबीसी सेल्स को काउंट करने में। क्लियर बेटा? ये अच्छे से लिख लीजिए। देखिए आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन भी होता है, उसको हम डिटेलर में पढ़ेंगे, मगर हीमोग्लोबिन को अलग एक इंस्ट्रूमेंट लगता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड हीमोमीटर। HAEMO हीमोमीटर। अब हीमोमीटर का फंक्शन क्या होता है? ये HB मॉलिक्यूल्स को काउंट करता है बेटा। क्लियर? अच्छे से लिखा आपने। अब देखो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। क्लियर? हीमोसाइटोमीटर आरबीसी सेल्स को काउंट करने में मदद कर देता है। लैब वाले स्टूडेंट्स अच्छे से सुनिए। हीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो HB मॉलिक्यूल्स को काउंट करता है। HB कंटेंट, HB मॉलिक्यूल्स और बोलेंगे हम, HB कंटेंट को काउंट करता है किसमें? एक ह्यूमन बॉडी में। क्लियर? देखिए जब हम स्ट्रक्चर के बारे में, जब हम ब्लड सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसका शेप जो होती है, ब्लड सेल की शेप जो होती है वो होती है बाइकनकेव। बाइकन्वेक्स नहीं होती है, बाइकनकेव होती है। चलिए जानते हैं बाइकनकेव। देखिए ये रही आरबीसी की शेप, स्ट्रक्चर। देखिए आरबीसी, देखिए आरबीसी एकदम ऐसे होती है, आपको दिख रहा है? ठीक, हाँ एकदम ऐसे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। आरबीसी की डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ, और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। क्लियर? अब आपको अच्छे से दिख रहा है। रुको मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, रिफ्लेक्शन आती है ना लाइट से, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। दिस इज द आरबीसी स्ट्रक्चर। देखिए यहां से भी देखिए ये थोड़ा केव बनता है, केव बनता है, केव यहाँ पर ये एरिया देखो, ये केव जैसा बनता है ना। यहाँ पर मैं एरो बनाऊंगा, देखो ये केव, ठीक है। हम बोलते हैं जो आरबीसी सेल होती है ये होती है बाइकनकेव। दो तरह से, दो साइड से उसको केव जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से भी केव जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ से भी केव जैसा स्ट्रक्चर, अंदर जैसे अंदर घुस गए हैं और यहाँ से बाहर। देयरफॉर वी से जो आरबीसी की शक्ल होती है, स्ट्रक्चर जो होता है, ये होती है बाइकनकेव, बाइकनकेव। क्लियर बेटा? जो इसकी लेंथ होती है, ठीक, किसकी? आरबीसी की, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज 7 नैनोमीटर, 7 से 8 नैनोमीटर बेटा, अच्छे से लिखना, लेंथ। क्लियर? अगर हम मोटापा देखेंगे, विड्थ हम देखेंगे किसकी? आरबीसी की, वो होती है, देखिए यहाँ पर होती है अलग विड्थ और यहाँ पर होती है अलग विड्थ। अगर हम इसको डिस्टल एंड पे देखें आरबीसी को, वहाँ पर होती है इसकी विड्थ 2 नैनोमीटर, ठीक है। और जहाँ पर कनकेविटी होती है, जहाँ पर एक कनकेव, जहाँ पर अंदर घुस गया होता है, वहाँ पर इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर बेटा। आप देखो आपको अच्छे तरीके से समझ आया। क्लियर? अच्छे तरीके से समझ आया। वी आर डिस्कसिंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी सेल। क्लियर? ये बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव बोले तो यहाँ पर भी कनकेव, अंदर की तरह एक गुफा जैसी बनती है, यहाँ पर भी गुफा जैसी बनती है, दोनों तरफ गुफा बनती है, बोलते हैं बाइकनकेव। इसकी लेंथ जो होती है 7 to 8 नैनोमीटर। यहाँ पर डिस्टल एंड पे इसका कितना साइज होता है? 2 नैनोमीटर। बीच में कनकेविटी जहाँ पर होती है वहाँ पर कितना साइज होता है? 1 नैनोमीटर। क्लियर? देखिए जो आरबीसी सेल जो होती है, आरबीसी सेल, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती है। आरबीसी सेल इज
विदाउट ऑर्गेनेलीज, इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे जो आरबीसी सेल्स होती है ये हमेशा विदाउट ऑर्गेनेलीज होती है। ये क्यों ऑर्गेनेलीज के बगैर होती है? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज के बजाय हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्लियर? याद रखिएगा, जो आरबीसी सेल जो होती है, आरबीसी सेल ना तो इसमें कोई ऑर्गेनेली होती है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड। क्लियर बेटा? क्लियर? दिस वाज स्ट्रक्चर 2, 1, 7 से लेकर 8 तक ये विदाउट ऑर्गेनेलीज होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। विदाउट ऑर्गेनेलीज इसलिए होती है क्योंकि और अगर वहाँ पर ऑर्गेनेलीज होती तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, इसीलिए इसमें ऑर्गेनेलीज को हटाया जाता है और वहाँ पर फिट किया जाता है HB को, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को। हम जानेंगे आगे आगे क्यों इसको रिप्लेस किया जाता है। और उसके बाद जो सेल के अंदर मेन पार्ट जो होता है न्यूक्लियस, आरबीसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस होता तो आरबीसी सेल डिवीजन कर देती, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल होता है। जब एक सेल में जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, इट मीन्स वो डिवीजन भी नहीं करती है। इट मीन्स जो आरबीसी सेल होती है ये डिवीजन नहीं करती है, ये डिवाइड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक तो विदाउट ऑर्गेनेलीज होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। बेटा अब देखो, आपको अच्छे तरीके से समझ आया। जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर की जो स्पेस होती है, इसमें होता है प्रोटीनियस पार्ट दैट्स कॉल्ड HB, हीमोग्लोबिन। इस पे हम अच्छे तरीके से डिटेलर में बात करेंगे। फिलहाल आप याद रखो इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? देखिए इसके साथ साथ देखिए, जब भी हम आरबीसी के मुतालिक बात करते हैं, ये प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स डेवलप करती है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बनाती है। कहाँ पर? रेड बोन मैरो पे। ठीक है, देखिए इसको टोटल कितने दिन लगते हैं बनने में? आरबीसी सेल को कितने दिन लगते हैं बनने में? ये कोई ऐसा कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं होता है अभी बना ली, अभी डेवलप की, अभी यहाँ पर एक ही दम में मैच्योर हो गई। देखिए सबसे पहली बात, जो आरबीसी सेल्स होती है इसको बनने में, कंप्लीट डेवलप होने में 7 डेज लगते हैं। रिमेंबर, कितने डेज लगते हैं? 7 डेज। क्लियर? बनती कहाँ पर है ये? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक, बोन मैरो में। देखिए जो ये बोन मैरो होती है इसकी डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस होते हैं। वो 4 स्टेजेस में यहाँ पर एनलिस्ट करूँगा। देखिए सबसे पहले, जब भी बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिलती है कि आपको रेड ब्लड सेल्स बनानी है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि बोन मैरो स्टिमुलेट होती है थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आगे बोलेंगे हम कैसे स्टिमुलेट होती है। फिलहाल बोन मैरो स्टिमुलेट हो गई, ये आरबीसी सेल्स बनना स्टार्ट करवाती है। सबसे पहली चीज क्या बनती है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले बोन मैरो में क्या बनता है? इमैच्योर आरबीसी सेल, उसको बोलते हैं हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। और फिर यही प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होती है एरिथ्रोब्लास्ट में, एरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक, और फिर यही एरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होती है रेटिक्यूलोसाइट में। क्लियर बेटा? आप देखो, आपको समझ आ रहा है। रेटिक्यूलोसाइट ये भी इमैच्योर होती है, IM इमैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी। ये भी इमैच्योर होती है, IM। ये भी इमैच्योर होती है, IM। ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट। क्लियर? टोटल कितने डेज लगते हैं बनने में? 7 दिन। यहाँ से लेकर यहाँ तक या तो 5 दिन लगेंगे और या तो 6 दिन लगेंगे। क्लियर? मगर तीनों फॉर्म्स जो होती है, तीनों फॉर्म्स में आरबीसी क्या होती है? इमैच्योर, 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 इमैच्योर। अभी ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट थी, अब ये एरिथ्रोब्लास्ट है। अब बन जाएगी ये क्या? रेटिक्यूलोसाइट। तो रेटिक्यूलोसाइट के बाद ये बन जाएगी मैच्योर आरबीसी और मैच्योर एरिथ्रोसाइट। क्लियर? देखिए
यहाँ तक लेट अस सपोज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन या 5 दिन रेटिकुलोसाइट में तक। क्लियर। रेटिकुलोसाइट के बाद क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर रब करके इसको 5-6 डेज आपको पता ही है। देखिए रेटिकुलोसाइट जब ये बनती है, इसके बाद बोन मैरो उसको डायरेक्ट रिलीज करवाती है ब्लड में, रिलीज इनटू ब्लड। क्लियर। जब रेटिकुलोसाइट बनती है, रेटिकुलोसाइट में ये कन्वर्ट होती है कौन, एरिथ्रोब्लास्ट। मगर रेटिकुलोसाइट भी क्या है, इमैच्योर फॉर्म। इट मीन्स रेटिकुलोसाइट को डायरेक्ट किस में ट्रांसफर किया जाता है, ब्लड में। जब इसको ब्लड में ट्रांसफर किया जाता है या तो 5वें दिन या तो 6वें दिन। क्लियर। ये इमैच्योर फॉर्म में इसको किधर ट्रांसफर किया जाता है, ब्लड में। तो क्या होता है, जब इसको इमैच्योरली ट्रांसफर करते हैं ब्लड में या तो 6वें दिन या तो 5वें दिन, 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर क्या करती है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। कौन, यही आरबीसी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और लूज करती है क्या, न्यूक्लियस। क्लियर। स्पेलिंग देखना। क्लियर। जब रेटिकुलोसाइट को रिलीज करवाते हैं, कहाँ पर, ब्लड में इसको शिफ्ट ट्रांसफर करवाते हैं, मगर ये उस वक्त भी इमैच्योर होती है। तो इन 2 दिन के अंदर, 5वें दिन इसको शिफ्ट किया ब्लड के अंदर, तो अब 2 दिन है, तो ये इन 2 दिनों ये सर्कुलेट करेगी पूरी बॉडी में। इन्हीं 2 दिनों के अंदर ये क्या करेगी, अपने साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को वैनिश करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, गायब करेगी। जो ही न्यूक्लियस गायब होगा उस दिन होगा 7th डे, 7वां दिन होगा। तो एकदम से ये मैच्योर हो जाएगी। तो मैच्योर कब होती है ये, जब आरबीसी अपने साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को वैनिश करती है, गायब करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो उसके बदले क्या होता है वहां पर फिर, एचबी। क्लियर। अब देखो बेटा, आपको अच्छे तरीके से समझ आया। क्लियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट आरबीसी सेल्स। क्लियर। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आरबीसी सेल्स। देखिए, मगर आरबीसी सेल्स में एक एंजाइम, एक अहम एंजाइम, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दिस इज एन एंजाइम रिलीज्ड बाय द एरिथ्रोसाइट। याद रखना, एरिथ्रोसाइट। क्लियर। देखो, अब इसका काम क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, जब भी ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टिश्यू के पास, तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है, मगर टिश्यू वहां से ट्रांसफर बैक करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिसॉल्व करवाना है। क्या करवाना है, ब्लड में डिसॉल्व। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो ये डिसॉल्व हुआ, अब ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा और जाके इवेंचुअली लास्ट में कहाँ पर पहुँचेगा, हमारे लंग्स में। फिर वहाँ पर क्या होगी, रेस्पिरेशन, और वी कैन से वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो डिसॉल्व्ड ये था कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक ऐसा एंजाइम है जो रिलीज करता है कौन, एरिथ्रोसाइट, जिसका काम क्या होता है, जो टिश्यू रिलीज करता है CO2, उसको क्या करना, उसको बनाना ब्लड सॉल्युबल। उसको क्या बनाना, उसको डिसॉल्व करना किसमें, ब्लड में। देखिए, जब CO2 बनता है, CO2 कौन बनाता है, टिश्यू। जब ये पानी के साथ मिलता है, जो चाहे ब्लड में, ब्लड के साथ मिलेगा या पानी के साथ मिलेगा, ब्लड जब CO2 वाटर के साथ मिलता है, ये बनाता है क्या, ये बनाता है H2CO3। क्लियर। मैंने यहाँ पर 2 एरोज क्यों बनाए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर के साथ मिल जाता है, ये बनाता है, दिस इज H2CO3, दिस कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब इसका काम क्या होता है, इस ही कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिजोल्व करना, क्लियर। और फर्दर फिर इसको क्या होता है, इस वाले रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें H पॉजिटिव आयन्स निकलते हैं बाहर और H प्लस HCO3 बनता है, ठीक, HCO3, HCO3 बोले तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। देखिए मैं आपको ये रिएक्शन अच्छे तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहली बात, CO2, टिश्यू ने बना दिया CO2, ये वाटर के साथ मिल गया, वहाँ पर वाटर था उसके साथ मिल गया, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाया, तो आप यहाँ पर छोटा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेस लिखना। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ से आता है, वो एरिथ्रोसाइट से आता है, क्लियर। जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पर H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब इससे क्या होगा कि CO2 ब्लड में डिजोल्व होगा। अब यही कहाँ पर जाएगा, यही जाएगा लंग्स में, और फिर वहाँ पर रेस्पिरेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाएगी, गैसेस रेस्पिरेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक, क्लियर। अब इस कार्बोनिक एसिड का क्या होगा, अब इसके साथ फर्दर रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव आयन्स बाहर निकलेंगे प्लस HCO3 बाइकार्बोनेट बाहर निकलेंगे, मीन्स ये अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तब HCO3 इसमें क्या होता है, ये भी होता है क्या, CO2, HCO3 में एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं बफर सिस्टम, ठीक है, क्लियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट RBCs। होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हम सीखेंगे हीमोग्लोबिन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली बात, जब भी हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। हम कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बना हुआ होता है मल्टीपल प्रोटीन से, और ये बना हुआ होता है वेराइटीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स में से। इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसकी बेस भी अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, क्लियर। जब भी हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है दो चीज़ों से, बेटा नज़र रखो, दो चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट वन इज़ हीम पार्ट, HAEM, कहीं पर लिखा होता है HEME, वो भी ठीक है, क्लियर। और अनदर पार्ट जो होता है वो होता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो हीम पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट जो होता है, ये पिगमेंटेड आयरन होता है, इसको हम बोलते हैं पिगमेंटेड आयरन। इसी की वजह से खून जो ब्लड जो होता है रेड होता है, क्लियर। और जो एक ग्लोब्यूलिन जो है ये एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटीन। लेक्चर 1 में हमने इसको कवर किया था। ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होता है। इसको पहले छोड़ो, पहले हम ग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। देखिए जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन जो होता है ये एक्चुअली बना हुआ होता है 2 पेयर चेन से, 2 पेयर चेन्स। एक तो इसमें एक पेयर होता है अल्फा पेयर, पेयर बोले तो 2 मैं लिखूंगा यहाँ पर, पेयर बोले तो 2 में लिखूंगा यहाँ पर, क्लियर, अल्फा चेन से। और दूसरी बनी हुई होती है बीटा चेन से, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, इसमें 2 चेनें होती है, 2 मीन्स 1 पेयर 1 पेयर, क्लियर, अच्छे से समझ आया। देखिए जो अल्फा चेन जो होती है, अल्फा चेन ग्लोब्यूलिन की, ये बनी हुई होती है 141 अमाइनो एसिड से, क्लियर। और बीटा जो है, बीटा चेन जो है ये बनी हुई होती है 146 अमाइनो एसिड से, क्लियर, एसिड्स, क्लियर। देखो यहाँ पर अल्फा की 2 चेनें हैं, यहाँ पर बीटा की 2 चेनें हैं। अब हम करेंगे 2 × 141, 2 × 146, 2 × 141 इज इक्वल टू 282, और प्लस करेंगे हम 2 × 146 इट्स इक्वल टू 299,
मैंने यहाँ पर करके रखा है 92। क्लियर। अल्फ़ा की चेन जो है ये बनी होती है 141 अमीनो एसिड से, और बीटा चेन जो बनी हुई होती है वो बनी होती है 146 अमीनो एसिड से। मैंने बोला ग्लोब्यूलिन में अल्फ़ा की 2 चेनें होती है, बीटा की 2 चेनें होती है। 2 × 141 इट इज़ इक्वल टू 282, एंड बीटा की 2 चेनें, इसको इंटू करो 146, वो निकलता है 292। तो सिंपली हम कहेंगे जो ग्लोब्यूलिन जो होता है ये कितने अमीनो एसिड से बना होता है? 574। बेटा आप देखो, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। 574 यहाँ पर नीचे मैंने लिखा। क्लियर? इतना आपको समझ आया? एंड दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोब्यूलिन। क्लियर? इसके बाद मैं अच्छे और सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा। जो हीम जो होता है, हीम बना होता है 2 चीज़ों से। हीम बना होता है, एक तो ये बना होता है आयरन से, आयरन दैट इज Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरस आयरन। क्या बोलते हैं? फेरस आयरन। क्लियर? और इसमें क्या होता है? हीम में इसमें होता है प्रोपाइल रिंग। प्रोपाइल रिंग, देखिए अगर मैं प्रोपाइल रिंग यहाँ पर बना दूँ, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी यहाँ से, और थोड़ा लाइट की रिफ्लेक्शन भी आ रही है, वो थोड़ा और बनेगी यहाँ पर। आपको वीडियो में अच्छे तरीके से आपको डिस्प्ले पे इस वक्त दिख रहा होगा। ऐसी होती है प्रोपाइल रिंग। अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट उठाइए। देखा? देखिए, एक तो हीम में आयरन भी होता है, प्रोपाइल रिंग भी होता है। क्लियर? आपको अच्छे तरीके से समझ आया? देखो, अब मैं यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब मैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे हीमोग्लोबिन कैरी करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। देखिए, जब भी हम हीमोग्लोबिन के डायग्राम बनाते हैं, आपको इस वक्त डिस्प्ले पे दिख रहा होगा हीमोग्लोबिन की डायग्राम। जो ये डायग्राम है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है, मगर इस पे 4 रिंग्स देके है। जो ये हीमोग्लोबिन का फुल स्ट्रक्चर जो है, डायग्राम जो है, इसमें 2 चेनें अल्फा की होती है, 2 चेनें बीटा की होती है। दोनों चेन्स जो होती है बनी हुई होती है अमीनो एसिड से। अब इसी डायग्राम को सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, सिंपल वे, हीमोग्लोबिन जो है इसमें कितनी चेन्स होती है बेटा? इसमें 4 चेनें होती है, अल्फा की 2, बीटा की 2। ठीक, वो एक्चुअली में क्या होती है? प्रोटीन्स, 1 चेन, 2 चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन। क्लियर? ये 4 चेनें जो है ये एक्चुअली में ग्लोब्यूलिन की चेनें होती है। ग्लोब्यूलिन। क्लियर? ग्लोब्यूलिन एंड ग्लोब्यूलिन। क्लियर? देखिए, एक ग्लोब्यूलिन चेन पे, एक ग्लोब्यूलिन चेन पे जिसमें 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की होती है। क्लियर? एक चेन पे एक हीम होता है। हीम बोले तो पिगमेंटेड आयरन। ठीक, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ हीम। क्लियर? ब्लू पेन से बनाऊंगा। ये रहा हीम। क्लियर? ये रहा हीम। तो एक ग्लोब्यूलिन चेन और एक हीम का कंपोनेंट, एक ग्लोब्यूलिन चेन और एक हीम, ग्लोब्यूलिन हीम। क्लियर? इस हीम को जब हम देखते हैं, इसके अंदर एक हीम कैरी करता है एक आयरन मॉलिक्यूल Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। क्लियर? एक हीमोग्लोबिन, देखो, एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। हीम ग्लोबिन। हीम की कैपेबिलिटी होती है, एक हीम मॉलिक्यूल जो होता है वो कैरी कर सकता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ
आयरन 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 आयरन। और यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली देखिए, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज consists of 4 globulin chains and contains 4 heme molecules and contains 4 iron molecules, ठीक। और एक एक आयरन की कैपेबिलिटी होती है, वन आयरन कैन transport, or we can say one iron can bind one oxygen molecule. One iron can bind with one oxygen molecule. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर। इसका मतलब जब भी हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन बना होता है 4 ग्लोबुलिन चेन्स का, जिसमें 2 अल्फा की होती है, 2 बीटा की होती है। क्लियर। दो अल्फा की चेन्स बनी हुई होती है 202 अमीनो एसिड्स की। क्लियर। और 2 ग्लोबुलिन 2 बीटा चेन्स जो होती है वो बनी होती है 292 अमीनो एसिड्स की। क्लियर। एक एक ग्लोबुलिन चेन पे होता है एक एक हीम में होता है एक एक आयरन, और एक आयरन की कैपेबिलिटी होती है वो कैरी कर सकता है एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल को। तो इसका मतलब होता है, यहां पर लिखूंगा मैं, 1 HB मॉलिक्यूल कैरीज 4 atoms of oxygen, 4 atoms of oxygen। क्लियर। इतना अच्छे से समझ आया। क्लियर। एंड दिस इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। अब फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? सिंपली अगर हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी तो इट बिकम्स फंक्शन ऑफ एचबी। क्लियर। इसका काम क्या होता है? एक तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन के साथ साथ ये कैरी करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए मैं दिखा दूंगा आपको। जब भी हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, देखिए 1 RBC cell यूजुअली कैरीज सम बुक्स, आधे बुक्स लिखती है 80 से 100 मिलियन, सॉरी 20 से 100 मिलियन HB। क्लियर। HB कैरी करती है, 1 RBC सेल कैरी करती है 20 से लेकर 100 मिलियन HB मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और आधी बुक्स लिखती है 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ HB। वो लिखती है कि एक RBC कैरी करती है 280 मिलियन ऑफ HB मॉलिक्यूल्स। क्लियर। याद रखिए 1 HB molecule carries 4 molecules of oxygen। Clear? Therefore 280 molecules of HB carries how much amount of oxygen molecules? तो इसको करना है 280 into 4। Clear? 4 0 4 8 4 4 8 32। ठीक, 32 है। 3 2 यहाँ पर 4 2 8 9 10। क्लियर। इट मीन्स एक आरबीसी सेल में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं 1030 मिलियन, 1030 मिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अच्छे से बेटा, अच्छे से आपको समझ आया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। अब मैं एक रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे बनता है हीमोग्लोबिन। देखिए पहले मैं सिंपल वे में एक रिएक्शन दिखाऊंगा। जब HB मिल जाता है O के साथ, ठीक है, HB बोले तो हीमोग्लोबिन, जब ये O के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलता है ये बनाता है HBO, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे। देखिए HB4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर।
जब ये दो मिलते हैं ये बनाते हैं HB4AO8. दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देखिए बात मेरी सुनिए अच्छे से. HB4 प्लस 4 टाइम्स O2, चाहे आप ये वाली रिएक्शन लिखो ये सिंपल वाली लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ये वाली बेटर रहेगी. देखिए ये सिचुएशन कहाँ पर होगी और ये वाली सिचुएशन कहाँ पर होगी. जब हम इंस्पायर करते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया, वो जाके एल्वियोलाई में पहुंच गई, तो एल्वियोलाई में क्या होता है कि डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. क्लियर. मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होता है. उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, किधर होते हैं, बाइंड किसके साथ होते हैं, ऑक्सीजनेटेड या बोलते हैं हम आर्टीरियल ब्लड के साथ. तो आर्टीरियल ब्लड में क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड में ये सिचुएशन होती है. आर्टीरियल ब्लड में HB4O8 ये वाली है आर्टीरियल ब्लड में. जब यही आर्टीरियल ब्लड टिश्यू में पहुंचता है तब यही आर्टीरियल ब्लड का जो हीमोग्लोबिन जो होता है, सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, HB4 प्लस 4 टाइम्स O2. क्लियर. क्यों होता है डिसोसिएट, क्यों होता है ब्रेक डाउन, ताकि ये टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करे. क्लियर. एंड दिस वाज ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स एंड हीमोग्लोबिन. होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा. तो इस बाद वाला टॉपिक जो होगा पार्ट 3 जो होगा उसमें हम अच्छे तरीके से ल्यूकोसाइट्स को कवर करेंगे, प्लेटलेट्स को भी कवर करेंगे, और उसके बाद वाला टॉपिक जो होगा उसमें हम क्लॉटिंग सिस्टम सब कुछ अच्छे तरीके से और ये एबीओ ब्लड सिस्टम को भी उसमें कवर करेंगे. थैंक यू.